नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है पुनर्विवाह और इसके 15 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 16वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, 16वें पार्ट को शुरू करते हैं। पहले तुम चुप हो जाओ, मैं कुछ करता हूँ। सबसे पहले मैं दीदी से बात करता हूँ, वह क्या बोलती हैं, उसके बाद कोई डिसीजन लूँगा, ठीक है? अब रोना बिल्कुल नहीं, आराम से सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट साहब। गुड नाइट। विनय ने भी उधर से बोलकर फ़ोन काट दिया। दूसरे दिन उसने सुधा को भी फ़ोन कर कंचन की कही सारी बात बता दी और ज़्यादा सचेत रहने के लिए बोल दिया। उस दिन से सुधा ने वीर सिंह के ऊपर और ज़्यादा निगरानी करना शुरू कर दिया। जब भी वह घर आता, सुधा सारा काम छोड़कर उसके पास बैठ जाती, जिससे कि वह कंचन तक न पहुंच पाए। कुछ भी लेने के बहाने वो कुछ भी मांगता, सुधा उसे लाकर दे देती। जब कभी वह कहता, अरे भाभी जी, आप क्यों परेशान हो रही हो, तो सुधा हंसकर कह देती, आप अब घर के दामाद हैं तो इतना मान सम्मान तो बनता है। आपकी इतनी भी सेवा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। वीर सिंह भी उसकी सारी चाल समझता था, पर बेचारा कर भी क्या सकता था सिवाय मौका तलाशने के। जिस मौके के लिए वीर सिंह ने महीनों इंतजार किया था, वह आखिर उसे एक दिन मिल ही गया। दोपहर का समय था, सीमा कॉलेज चली गई थी और माताजी पड़ोस में बैठने के लिए। बच्चों को सुलाते सुलाते सुधा भी न जाने कब नींद के आगोश में चली गई। इस सब से बेखबर कंचन अपने कमरे में बुक लिए कहानियां पढ़ रही थी। माताजी को बाहर जाते देखकर वह मौके का फायदा उठाकर दबे पांव घर में घुस गया। उसने सुधा के कमरे में झांक कर देखा। सुधा बच्चों के साथ सोई हुई थी। उसके मन में दूषित विचारों का बवंडर उठने लगा। बिना वक्त गंवाए वह कंचन की कोठरी की तरफ बढ़ गया। उसने दबे पांव जाकर चारपाई पर पेट के बल लेटी कंचन की खुली पीठ पर हाथ रख दिया। किसी के कठोर हाथ का स्पर्श पाते ही कंचन बिजली की गति से पलटी। तब तक वीर सिंह उसके ऊपर झुका हुआ था। उसने बैठे बैठे ही एक जोरदार धक्का वीर सिंह को मार दिया, जिससे वह कुछ कदम पीछे की ओर हट गया। इस बीच कंचन चारपाई से उठकर खड़ी हो गई। उसने नीचे पड़ा अपना आंचल सही किया। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? वह गुस्से में चीखी। बस देखने आया था तुम्हें, और ये पल्लू वल्लू सही करने की क्या जरूरत है? मैं तो अपना ही हूँ, कोई गैर थोड़ी ही है। वीर सिंह मक्कारी से बोला। क्या बकवास कर रहे हो? वह दहाड़ी। मैं बकवास नहीं कर रहा, उस विनय से ज़्यादा अपना हूँ। वह तो घर का न परिवार का, मैं तो फिर भी तुम्हारा होने वाला नंदोई हूँ। और नंदोई और सलहज में यह सब चल जाता है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, कसम से। वह कंचन के पास बढ़ते हुए बोला। मैंने कहा, दूर रहो मुझसे। कंचन फिर से चिल्लाई, पर उसकी बात से जैसे उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। समझने की कोशिश करो, वह विनय तो मज़े लेकर चला जाएगा। उसने कंचन के गाल पर हाथ फिराया। कंचन ने आव देखा न ताव एक थप्पड़ खींच के उसके गाल पर रसीद कर दिया। अगर इसके आगे एक भी लफ्ज बोला ना, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, समझा? कंचन के थप्पड़ से वह तिलमिला गया और दुगनी रफ्तार से वह कंचन की तरफ लपका। साली, उस विनय में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? उसके लिए ही सब कुछ है। खुद को बचाने के लिए कंचन ने उसकी छाती पर अपने नाखून गड़ा दिए, जिससे उसके सीने पर जख्म हो गए और उसकी पकड़ से कंचन छूट गई। वह दर्द से बिलबिलाने लगा। साली कुतिया, तुझको तो मैं अभी बताता हूँ। उसने एक जोरदार थप्पड़ कंचन के गाल पर मार दिया। कंचन छिटक कर दरवाजे के पास जा गिरी। वीर सिंह जैसे ही दोबारा कंचन के ऊपर झुका, कंचन ने एक लात खींचकर उसके पेट में मार दी। वह 2 कदम पीछे हटा। इस बीच कंचन उठकर गिरती पड़ती बाहर की तरफ भागी। वीर सिंह भी उसके पीछे लपका और उसने आंगन में ही कंचन को पकड़ लिया। दीदी बचाओ! कंचन पूरा दम लगाकर चीखी। इससे पहले कि वह दोबारा चीखती, वीर सिंह ने अपनी हथेली उसके मुंह पर रख दी। वह घसीटता हुआ कंचन को कमरे में ले आया।
कंचन को अपनी दुनिया बसने से पहले ही उजड़ती हुई सी महसूस होने लगी। वीर सिंह की मजबूत पकड़ में खुद को निसहाय पाकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगी। वीर सिंह ने कंचन के मुंह को भले ही बंद कर लिया हो, लेकिन कंचन की चीख कमरे में सोई हुई सुधा के कानों में पहुंचकर अपना काम कर चुकी थी। दरअसल वीर सिंह को कंचन जैसी सीधी सादी डरपोक लड़की से इस तरह के विरोध की कतई उम्मीद नहीं थी। उसे तो लगा था थोड़े से डराने धमकाने से ही कंचन हाथ पैर जोड़कर उसके कंट्रोल में आ जाएगी, पर यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ गया। वीर सिंह भी उन मक्कार गिरे हुए लोगों में से था जो अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। उसे न कंचन के आंसुओं पर तरस आ रहा था और न ही उसकी बेबसी पर। उसने बचाव के लिए हाथ पांव मार कर छूटने की कोशिश करती कंचन को घसीटते हुए ले जाकर चारपाई पर पटक दिया और दरवाज़ा बंद करने लगा। इससे पहले कि वह दरवाज़ा पूरी तरह से बंद कर पाता, सुधा ने आकर दरवाजे को एक ही झटके में अंदर की तरफ धकेल दिया। उसके एक ही धक्के से दरवाज़ा खुल गया और दरवाज़ा बंद करता वीर सिंह जमीन पर जा गिरा। इससे पहले कि वह ढंग से उठकर खड़ा हो पाता, सुधा के थप्पड़ ने उसे दोबारा जमीन सुंघा दी। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? सुधा घायल शेरनी सी वीर सिंह पर टूटती हुई घुर्राई। सुधा ने एक और जोरदार लात उसके पेट पर मारी और कंचन के करीब आकर उसको सहारा देकर चारपाई से नीचे उतार लिया। एह, बहुत हो गया तुम दोनों का ड्रामा। वीर सिंह होठ पर झलक आए खून को पोंछते हुए चिल्लाया। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? सब जानता हूँ जो तुम दोनों घर वालों की पीठ पीछे गुल खिला रही हो। क्या मतलब है तेरा? वह तेरा मुंह बोला भाई विनय और यह दोनों मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं, मुझे सब पता है। और अब मैं सबको जाकर बताऊंगा इसके और इसके यार के बारे में। फिर देखता हूँ कितना उछलती हो तुम दोनों। क्या बताएगा तू? क्या बताएगा तू? अभी तक तू अंदाजा लगा रहा था ना, अब मैं तुझे बताती हूँ। सुन, फिर तू जो कर पाए कर ले। है इन दोनों का चक्कर, प्यार करते हैं ये दोनों एक दूसरे से, सच्चा प्यार। इतना प्यार करने के बाद भी उसे अपनी लिमिट पता है, तेरी तरह नहीं जिसे प्यार और हवस में फ़र्क ही नहीं पता। इन दोनों के प्यार को मैं सीना ठोक कर तेरे सामने स्वीकार कर रही हूँ। कान खोल कर सुन ले और जाकर बता दे घर वालों को, कर दे प्रूफ इन दोनों के रिश्ते को सबके सामने। वीर सिंह मुंह फाड़े अवाक खड़ा उन दोनों के चेहरे को देख रहा था। उसे इस तरह के रिप्लाई की उम्मीद नहीं थी। वह जितने दाव चल रहा था सब उल्टे पड़ते जा रहे थे। सुधा उसको इस तरह खड़ा देख चुटकी बजाती हुई बोली, तू कुछ प्रूफ नहीं कर पाएगा। आखिर तेरे पास सबूत ही क्या है? लेकिन अगर हमने तेरे बारे में घर पर बता दिया तो तुझे भागने के लिए रास्ता भी नहीं मिलेगा, समझे? और हमें तो सबूत ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि छोटी की यह हालत सबूत है तेरी हैवानियत का। बोल, दे दूं सबूत तेरी इस हरकत का? सुधा के तेवर देखकर वीर सिंह की रही सही हिम्मत भी जाती रही। तुम दोनों के एक एक थप्पड़ का जवाब अगर मैंने नहीं दिया तो मेरा नाम भी वीर सिंह बुंदेला नहीं। वह चोट खाए सांप की तरह फुकारता हुआ बाहर निकल गया। कंचन सुधा के सीने से लगी डर की वजह से अभी भी कांप रही थी। सुधा उसे सीने से भींचे शांत करने की कोशिश कर रही थी, मगर आज जो बवंडर कंचन की जिंदगी में आया था उसमें उसने अपनी बर्बादी का मंजर इतने करीब से देखा था। ऐसे में उसका इतनी जल्दी शांत होना कैसे मुमकिन था? सुधा ने कंचन को अपने सीने से अलग कर चारपाई पर बिठा दिया। वह ग्लास में कंचन के लिए पानी लेकर आई। जब वह थोड़ा नॉर्मल हुई तो सुधा ने उसके सिर पर अपनेपन से हाथ रख दिया। द, दीदी, 1 घंटे बाद कंचन के मुंह से लड़खड़ाती आवाज़ निकली। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सब सही है। अब वह हरामजादा तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। सुधा ने कंचन को एक बार फिर से सीने से लगा लिया। हमें घर वालों को बता देना चाहिए, नहीं तो सीमा दीदी की जिंदगी खराब हो जाएगी। कंचन सुधा को बाहों में भर कर रो पड़ी।
नहीं बता सकते छोटी। उसके सामने हम लोग कितना भी दम भर लें, मगर सच यही है कि माँ जी हम लोगों से ज़्यादा उसी का भरोसा करेगी। उन्हें वैसे भी तेरे और विनय के रिश्ते पर पहले से ही शक है, और अगर मान लो उन्होंने हमारा भरोसा कर भी लिया, तो भी तुम्हारा और विनय का रिश्ता सबके सामने आ जाएगा, जिससे तुम्हारा रिश्ता बढ़ने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि जो भी उसने तेरे साथ गलत किया, उसमें माँ जी को तेरी ही गलती लगी। यह सब बात हमें साहब को बता देनी चाहिए, शायद वह कुछ कर सके। कंचन ने उम्मीद भरी निगाहों से सुधा को देखा। नहीं, यह बात विनय को भी नहीं बतानी। अगर उसे पता चल गया तो वह ट्रेनिंग बीच में ही छोड़कर चला आएगा, और पता नहीं क्या करेगा इस राक्षस के साथ। सुधा ने नफरत से बाहर की ओर देखा, जिधर से कुछ देर पहले वीर सिंह बाहर गया था। फिर हम क्या करेंगे दीदी? अभी फिलहाल किसी से कुछ नहीं कहेंगे, सही वक्त का इंतजार करेंगे। अभी विनय ट्रेनिंग पर है, और तुम दोनों के भविष्य के लिए उसका इस ट्रेनिंग को पूरा करना जरूरी भी है। एक बार वो ट्रेनिंग पूरी कर कर वापस आ जाए, फिर सोचते हैं। अगर उसने दोबारा ऐसी वैसी हरकत की तो मैं मर जाऊंगी दीदी। कंचन फफक फफक कर रो पड़ी। पागलों जैसी बात मत करो। मुझसे यह लापरवाही एक बार हुई है, बार बार नहीं होगी। मुझ पर भरोसा रख छोटी। सुधा ने कंचन का चेहरा हथेलियों में भर लिया। इसलिए बोलती हूँ तुझे, विनय का हाथ थाम ले। यह दुनिया वीर सिंह जैसे भेड़ियों से भरी हुई है। कब तक मैं तुझे बचा पाऊंगी उनसे छोटी? सुधा प्यार से समझाते हुए बोली। कंचन बिना कुछ बोले सुबकती रही। अब तू एकदम शांत हो जा और बाहर मत निकलना। मैं सबको बोल दूंगी तेरी तबीयत खराब है, और जब तक यह निशान चेहरे पर है, पल्लू से इसे ढके रहना। और हाँ, दरवाजे की तरफ जाती सुधा पलट कर बोली, जब तक मन शांत नहीं हो जाता विनय से भी बात मत करना, नहीं तो वह तेरे मन की बेचैनी को भांप लेगा। और अगर मेरे पास फ़ोन आया तो मैं बोल दूंगी तेरी तबीयत सही नहीं है। कंचन ने हाँ में सिर हिला दिया, और सुधा कमरे से बाहर निकल गई। इधर वीर सिंह ने वहां से लौटकर बाथरूम में चेहरा साफ कर अपनी स्थिति सही की, और जाकर चारपाई पर लेट गया। सुधा का तीर एकदम निशाने पर लगा था। इस वक्त वीर सिंह उन्हें फंसाने के नहीं, खुद को बचाने के तरीके ढूंढ रहा था। इतना तो वह भी समझ रहा था कि घर वालों को आज की घटना बताकर वह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगी। मैं अपने अपमान का बदला एक दिन जरूर लूंगा। आज वक्त तुम लोगों का है, पर हमेशा तुम्हारा नहीं रहेगा। जिस दिन मेरा वक्त आ गया तो सब सूद समेत वापस नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी वीर सिंह नहीं। कंचन और सुधा के मारे थप्पड़ को याद कर उसने अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहा, और रही बात इस कंचन की, तो अगर यह मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। वह मन ही मन नफरत से बड़बड़ाया। सुधा को अकेले काम करता देख सासू माँ ने सुधा से पूछा, छोटी कहाँ मर गई जो तू अकेली काम कर रही है? माँ जी, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए वह लेटी है। अब क्या हुआ उस महारानी को? खाने के लिए बीमार नहीं पड़ती, और काम के नाम से जान निकलती है, कामचोर कहीं की। सासू माँ चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी। उनकी आवाज कंचन के कानों से होकर गर्म लावे के जैसे दिल में उतर रही थी। जब दिल की जलन बढ़ गई तो कंचन की आंखें आंसू बरसाकर उसमें ठंडक पहुंचाने लगी। और आजकल तो उसकी कुछ ज्यादा ही हिमायती नहीं बन रही है। जब कंचन को जली कटी सुनाने के बाद भी सासू माँ का दिल नहीं भरा, तो उन्होंने सुधा को सुनाना शुरू कर दिया। कंचन ने जब 2 दिन कॉल नहीं किया, तो विनय ने परेशान होकर आखिर सुधा को कॉल किया। हेलो दीदी, सब ठीक है ना? 2 दिन से कंचन ने कॉल नहीं की। वह ठीक तो है ना? विनय ने चिंतित आवाज में कहा। हाँ विनय, सब ठीक है, बस उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब है। क्या हुआ उसको? अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा सा जुकाम है। तुम परेशान मत हो, मैं उसे बोल दूंगी तुमसे बात करने को। वैसे तू ठीक है? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ। उससे बोल देना 2 मिनट के लिए ही सही, पर मुझसे बात कर ले। उसकी आवाज़ मेरे लिए एनर्जी बूस्टर का काम करती है।
विनय हंस दिया। हाँ बोल दूंगी, तेरा जो भी कुछ है उससे। सुधा भी हंस दी। अच्छा दीदी, मैं रखता हूँ, बाद में कॉल करूँगा, अभी टाइम नहीं है। हाँ, पता है, पता है तेरे पास तो बस तेरी कंचन के लिए ही टाइम है ना? अरे नहीं सरकार, ऐसा नहीं है, वो दिन में थोड़ा बिजी रहता हूँ मैं। विनय ने सफाई दी। अरे पागल, मैं तो बस मजाक कर रही थी, सुधा ने हंसते हुए कहा और कॉल कट कर दी। 2-3 दिन में कंचन के गाल पर पड़े नील हल्का पड़ गया था और उसका मन भी थोड़ा शांत हो चला। तो उसने विनय के लिए कॉल की। उधर से विनय ने जैसे ही हेलो बोला, कंचन की धड़कनें बढ़ गई, कहीं साहब को शक ना हो जाए। उसने किसी तरह खुद को थोड़ा संयत किया। कैसे हो साहब? कंचन ने धीरे से पूछा। मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? क्या हुआ था? खुद का भी ख्याल रखा करो। विनय ने एक सांस में ही सब कुछ बोल दिया। उसकी बातों से कंचन का गला भर आया। मैं ठीक हूँ साहब, बस थोड़ा जुकाम हो गया था। उसकी आवाज़ की नमी को कंचन से छिपी नहीं रह सकी। क्या हुआ कंचन? सच सच बताओ, तुम रो रही हो? विनय चिंतित आवाज में बोला। नहीं साहब, जुकाम की वजह से गला खराब हो रहा है। कंचन ने सफेद झूठ बोल दिया। पक्का ना? विनय अविश्वास के साथ बोला। हाँ साहब, पक्का। ठीक है, फिर आराम करो और खुद का भी ख्याल रखो। तुम्हें पता होना चाहिए, मेरी जिंदगी का हर रंग तुमसे जुड़ा है। अब यह तुम पर डिपेंड करता है कि तुम मेरी जिंदगी को खुशियों से रंगोगी या दर्द से। जी साहब, मैं ध्यान रखूंगी, आप परेशान ना हो। कंचन फोन रखकर सिसकने लगी। कैसी तकदीर लिखी है मेरी भगवान ने। जिनसे रिश्ता है उन्हें परवाह नहीं, जिन्हें परवाह है उनसे कोई रिश्ता नहीं। इस घटना के बाद कंचन के दिल में डर सा बैठ गया। वह ज्यादातर सुधा के आसपास ही रहती। सुधा भी अब उसके लिए ज्यादा सावधान रहती। सुधा इतना तो समझती थी कि अब वह वीर सिंह इतनी हिम्मत दोबारा नहीं करेगा, पर फिर भी अपनी सतर्कता ज्यादा जरूरी थी। उस दिन की घटना को याद करते ही सुधा सिहर जाती। अब छोटी के साथ गलत हो जाता तो क्या जवाब देती वह विनय को? और अब तो वीर सिंह का रिश्ता जुड़ जाएगा इस घर से भी। आखिर कब तक बचा पाऊंगी मैं उससे, छोटी को? कुछ तो करके उसे विनय का हाथ थामने के लिए समझाना ही होगा। शादी की डेट करीब आ गई थी, इसलिए वीर सिंह भी छुट्टी लेकर घर चला गया। वह जितने भी दिन रुका, घर के अंदर नहीं आया। कंचन के माँ बाबूजी ज्यादा जोर देते तो वह चबूतरे पर बैठकर चाय पी जाता। सुधा और कंचन के अलावा सभी घर वाले इसके इस व्यवहार से हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या बात हो गई जो वीर सिंह घर नहीं आता। कंचन की सासू माँ के पूछने पर उसने बड़ी ही चालाकी से हंसते हुए बात बना दी। अब तो माँ जी, सर पर सेहरा रखकर ही इस घर की चौखट लागूंगा। आखिर होने वाला दामाद हूँ, कोई क्या सोचेगा रोज रोज घर आऊंगा तो। वैसे तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि कोई कुछ कहे, फिर भी अपने आत्मसम्मान के लिए तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसे रहो बेटा। मैं तुमसे तुम्हारे आत्मसम्मान के साथ समझौता करने के लिए दबाव नहीं डालूंगी। सासू माँ ने बड़े लाड से कहा। उनके लिए तो उनका दामाद हीरे जैसा अनमोल था। हो भी क्यों ना, वह उसकी हकीकत से अभी तक रूबरू नहीं हुई थी। वीर सिंह के मना करने पर भी घर में कुछ भी अच्छा बनता, सासू माँ पहले सीमा के हाथों थाली लगवा कर वीर सिंह के लिए भेज देती। सीमा भी बेचारी अनमने मन से थाली लगा कर दे आती। वीर सिंह से शादी तय होने के बाद भी वे विनय को दिल से नहीं निकाल पाई। विनय की सौम्यता के आगे वीर सिंह का छिछोरापन उसे कतई न भाया। पर बेचारी करती भी क्या, घर वालों के आगे उसकी एक भी नहीं चली थी और उसके बिना मन के उसका विवाह वीर सिंह के साथ तय हो गया था। वीर सिंह के जाने से सुधा और कंचन ने थोड़ी राहत की सांस ली। कुछ दिन के लिए ही सही, मुसीबत टल गई है। शादी के लिए 15 दिन ही बाकी बचे थे और करीब इतना ही टाइम विनय की ट्रेनिंग खत्म होने में बाकी था। शादी के कामों की वजह से घर में गहमा गहमी का माहौल होने लगा था। कंचन के जेठ जी छुट्टी लेकर घर आ गए थे।
साथ ही एक-एक करके मेहमानों का आना भी शुरू हो गया था। मेहमानों के साथ ही कंचन के कामों में भी इजाफ़ा हो रहा था। अब सुबह से शाम तक वह काम में व्यस्त रहती। काम की वजह से विनय से भी बात करने का मौका उसे कम ही मिलता। उसने फ़ोन को कमरे में से निकाल कर बाथरूम की दीवार में अलग से लगी एक छोटी-सी ईंट के पीछे छिपा कर रख दिया था। फ़ोन रखने के बाद वह आगे से ईंट लगाकर उसको इस तरीके से बंद कर देती कि कोई सोच भी ना सके कि इसमें फ़ोन रखा है। वह नहाने जाती तो 2-4 दिन बाद 2 मिनट के लिए विनय से बात करके उसकी हालचाल ले लेती, वरना और कहीं तो ऐसी जगह भी नहीं थी जहाँ वह अकेली रहकर बात कर सके। सुधा के बहुत कहने पर भी विनय ने शादी में आने से इनकार कर दिया, तो उसने बाबूजी को बोल दिया कि विनय नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे नहीं आएगा? बहू फ़ोन लगा कर देना, मैं बात करता हूँ। बाबूजी ने सुधा से बोला। हेलो बेटा विनय। जी चाचा जी, प्रणाम। खुश रहो, कैसे हो और कहाँ हो? 10 दिन बाद सीमा की शादी है, पता तो है ना तुम्हें? जी चाचा जी, दीदी ने बताया था। फिर कब आ रहे हो? दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक के लिए ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।